Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 4th of December 2024. तो गाइस आज है तारीख 4 दिसंबर 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है रत्तापनी टाइगर रिजर्व को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों ये जो कंट्री है दो कारणों की वजह से न्यूज़ में आज के समय पर बना हुआ है। इवन आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में भी इस कंट्री को लेकर ढेरों आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो है साउथ कोरिया। बहुत सारी रिपोर्ट्स पिछले 2 दिनों में पब्लिश हुई हैं और बताया गया है आने वाले 100 सालों के अंदर में साउथ कोरिया पृथ्वी से गायब होने वाला पहला देश बन सकता है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, गायब मतलब किस प्रकार का गायब। देखिए यहाँ पे कोई लैंड या टेरिटरी गायब होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है पॉपुलेशन खत्म होने की। इस तरीके से यहाँ पे पॉपुलेशन क्राइसिस शुरू हो चुका है साउथ कोरिया के अंदर में, जो एक कह सकते हैं कि स्टेबल रेट होता है, उस स्टेबल रेट से भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइनिंग रेट पे साउथ कोरिया करंट समय पर जा रहा है। ऐसे आपने आर्टिकल्स देखे होंगे, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपके सामने। बिजनेस टुडे, इकोनॉमिक टाइम्स के न्यूज़ आर्टिकल्स, ये रिपोर्ट सामने हैं। इवन ये भी मेंशन किया जा रहा है कि साउथ कोरिया एक पहला देश बनेगा जो पृथ्वी पे डिसअपियर हो सकता है अगर इन्होंने अपने पॉपुलेशन को स्टेबल नहीं किया तो। बिजनेस टुडे ये बोलता है साउथ कोरिया लगभग 2100 तक 70% पॉपुलेशन को लूज कर सकता है। आखिरकार हो क्या रहा है इनके साथ में, बहुत डिटेल से मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये लोकेशन याद में रखिएगा। ये आप देख पाएंगे चाइना के जस्ट बगल में ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, पहले एक ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन वॉर की वजह से दो टेरिटरीज अलग अलग बट गई हैं। आज नॉर्थ कोरिया की जब बात करते हैं तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, किम जोंग उन यहाँ पर पूरे नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं। नीचे साउथ कोरिया की बात करेंगे, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी थी कहना सही रहेगा, क्योंकि आज दोस्तों बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं साउथ कोरिया को लेकर और ये जो टॉपिक है ये पॉपुलेशन क्राइसिस से अलग है। क्योंकि कल साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल, इन्होंने साउथ कोरिया में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है। ये मार्शल लॉ डिक्लेयर होने का मतलब है डेमोक्रेसी करंट समय पर ख़त्म हो चुकी है, इमरजेंसी वहाँ पे लागू कर दी गई है। ऐसा क्यों? अभी आपने रिसेंटली देखा कि नॉर्थ कोरिया की साइड से साउथ कोरिया पे बहुत सारे अटैक किए गए जो कि एक्चुअली में होते रहते हैं। भले ही यहाँ पर दोनों के बीच में डीमिलिटराइज जोन बना हुआ है, फिर दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो इन्फ्लुएंस है, आजकल ग्लोबल लेवल पर इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप लोगों ने देखा रशिया के अंदर में नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं करंट समय पर प्रेजेंट हैं, जो यूक्रेन के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, रशिया की हेल्प कर रहे हैं, खुला सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ सब चीज़ों को देखते हुए जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सुक योल, इन्होंने ये बोला है कि देखिए आज साउथ कोरिया के अंदर में जो ओपोजिशन लीडर्स प्रेजेंट हैं वो ओपोजिशन लीडर कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इस वजह से वो ओपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करना चाहते हैं और ये मिलिट्री को इन्होंने सड़कों पे उतार दिया। इवन ये जो पुलिस गार्ड आप देख पाएंगे ये साउथ कोरिया की नेशनल असेंबली के सामने खड़े हैं, साउथ कोरिया के पार्लियामेंट में यहाँ पे घुस चुके हैं ये जितने भी मिलिट्री पर्सनल्स हैं। और ये जो मार्शल लॉ है दोस्तों, ये आप देख पाएंगे इसके माध्यम से बहुत सारे जो ओपोजिशन लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है। अब ओपोजिशन लीडर को अरेस्ट करना सिंपल सी बात है, यहाँ पर डेमोक्रेसी लगातार यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि पॉसिबल है आने वाले समय पर एक और नया वॉर एस्केलेट होता हुआ नजर आए, क्योंकि साउथ कोरिया अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय पर नॉर्थ कोरिया को थोड़ा परेशानी झेलना पड़ सके, नॉर्थ कोरिया को अटैक झेलना पड़ सके। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने अपने हज़ारों सोल्जर्स यूक्रेन भेज दिए हैं इस पूरे वॉर के अंदर में ताकि वो रशिया को सपोर्ट कर सके। तो ये भी सिनेरियोज पॉसिबल हो सकते हैं, बट करंट समय पर मिलिट्री लॉ लगा वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मार्शल लॉ।
दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्राइसिस के बारे में, स्पेशली पॉपुलेशन क्राइसिस। तो एक और बहुत बड़ा संकट जो आने वाले समय पर साउथ कोरिया फेस कर सकता है वो है इनका पॉपुलेशन ड्रॉप। क्योंकि कंट्री का जो फर्टिलिटी रेट है वो तेजी से गिर चुका है। आज इस देश की आबादी 5 करोड़ के आसपास है। आने वाले समय पर बताया जा रहा है कुछ सालों में 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक आबादी बचने वाली है। फिर और जो आबादी बचेगी वो भी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी होगी, और बूढ़े होने का मतलब है वो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होंगे अपने कंट्री के प्रति। गवर्नमेंट के ऊपर में एक बर्डन बन के रहने वाले हैं। तो गवर्नमेंट को उनके लिए एक्सपेंडिचर्स करने होंगे ढेर सारे। तो करंट समय पर इसी चीज़ से कंसर्न है साउथ कोरिया की सरकार, और बहुत सारे लोगों को स्पेशली पेमेंट्स देने के लिए बोला है। जो पेरेंट्स हैं उनको 100 मिलियन वॉन तक का कैश देने की बात की जा रही है कि आपका अगर आप एक बच्चे को जन्म देंगे तो इसके बदले में आपको इतना बड़ा इंसेंटिव, इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा। क्यों? रीज़न यही है क्योंकि बर्थ रेट तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। अगर इसको नहीं रोका गया, जैसे मैंने आपको बताया, आने वाले समय पर या इस साल के बाद इनका पॉपुलेशन या जो फर्टिलिटी रेट है वो 0.6 हो जाएगा। अभी के समय पर इनका जो फर्टिलिटी रेट क्या होता है, एक वेमेन अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती है। तो आप देखेंगे 2023 में यह फर्टिलिटी रेट 0.72 का है, जबकि हमें जो मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है वो है 2.1। अगर हमें अपनी पॉपुलेशन जैसी है वैसे ही मेंटेन करके रखना है, स्टेबल करके रखना है, तो 2.1 फर्टिलिटी रेट को मेंटेन करना ज़रूरी है। मान लो आज जैसे साउथ कोरिया में 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो चाहते हैं 50 साल बाद भी यहाँ पर ये लोग इतने ही रहें। तो 2.1 फर्टिलिटी रेट बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी क्या हो रहा है, फर्टिलिटी रेट 0.72 हो चुका है। ठीक है, अब जो कपल्स हैं, कोई बच्चे को जन्म दे रहा है, कोई बर्थ ही नहीं दे रहा है, तो आने वाले समय पर क्या होगा, पॉपुलेशन क्राइसिस फेस करनी पड़ेगी साउथ कोरिया को। एक सर्वे होता है जिसकी शुरुआत हुई अप्रैल 17 के अंदर में। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा गए लोगों से, लोग यहाँ पर किस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। सर्वेस के अंदर में ढेर सारी बातें पता चली हैं। आज के समय पर अगर हम देखेंगे, लोग अपने करियर के ऊपर में स्पेशल फोकस कर रहे हैं। उनकी कोई दिलचस्पी इतनी नहीं बची है शादी के अंदर में, या फिर कह सकते हैं बच्चे को जन्म देने में। इस प्रकार के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू साउथ कोरिया में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ कोरिया के अंदर में जो पेरेंट्स हैं, करंट समय पर उनको मिलियंस ऑफ मिलियंस साउथ कोरियन करेंसी प्रोवाइड करवाई जा रही है। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के सपोर्ट प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, जब तक वो 7 साल का ना हो जाए, तब तक गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है पेरेंट्स को, ताकि पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि साउथ कोरिया बहुत डेवलप्ड है। अगर हम देखेंगे, सैमसंग का नाम सुनते हैं दुनिया भर में, यहाँ पर एक बड़ा इन्फ्लुएंस है सैमसंग का, साउथ कोरियन कंपनी है। तो साउथ कोरिया का जो डेमोग्राफिक क्राइसिस है ये इतना ज़्यादा बिगड़ गया, इसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। करंट समय पर क्या हुआ, जो मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग है साउथ कोरिया में वो ज़्यादा बढ़ गई, रेंटल कॉस्ट वगैरह बढ़ गया। अब जब कॉस्ट बढ़ गई तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन आने लगा, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होने लगी। वो सोच रहे हैं जो हम कमा रहे हैं वो सब यहाँ पर खर्च ही हो जा रहा है, तो यहाँ पर जब बच्चे को जन्म देंगे तो उसको कैसे आगे पाला जाएगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा। तो फर्टिलिटी रेट यहाँ पे जो डिक्लाइन हो रहा है साउथ कोरिया के अंदर में, ये 1960s से ही होता हुआ नजर आएगा। एक समय तब हुआ करता था जब गवर्नमेंट चिंतित थी, स्पेशली पॉपुलेशन उस समय पर बढ़ रही थी 1960s के समय पर। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की थी उस समय पर पॉपुलेशन को रोकने की या कंट्रोल करने की, और आज समस्या ये आ चुकी है, इतनी कंट्रोल हो चुकी है कि वो अब चाहते हैं पॉपुलेशन को बढ़ाना। उसके लिए मिलियंस ऑफ मिलियंस साउथ कोरियन करेंसी ये पेरेंट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस वजह से बोला जा रहा है सिचुएशन नहीं संभली तो आने वाले समय पर साउथ कोरिया कुड बिकम द फर्स्ट कंट्री टू डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो 52 मिलियन है वो आने वाले इस सेंचुरी के अंत तक यानी 2100 तक केवल 17 मिलियन के आसपास बच सकती है, और धीरे धीरे करके वो भी कम होकर 14 मिलियन के आसपास बचेगी। 1-1.5 करोड़ लोगों की यहाँ पर आबादी बचेगी, जो आज के समय पर 5-5.5 करोड़ के आसपास है। तो इस पूरे समस्या का मेन कारण क्या है, मेन रूट कॉज क्या है? मेन कारण है करंट समय पर जिस तरीके से लोगों ने करियर को यहाँ पे अपने प्रायोरिटी के ऊपर में रखा है, उनका कोई भी यहाँ पर सोच विचार नहीं है फैमिली प्लानिंग को लेकर, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई भी सोच विचार नहीं है शादी को लेकर। ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे साउथ कोरिया के अंदर में जिन्होंने शादियाँ स्किप कर दी हैं, ठीक है, या शादी की हैं तो यहाँ पर चाइल्ड बर्थ नहीं दिया है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर सिनेरियो साउथ कोरिया से निकल कर आ रहे हैं।
लेकिन ये प्रॉब्लम आज दुनिया में केवल साउथ कोरिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया लेसन्स लेने हैं दुनिया भर को, जो आज हमको दिखाई पड़ रहा है। यही सिनेरियो चाइना में है, यही सिनेरियो जापान में है, क्योंकि इन दिनों देशों के अंदर भी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो चुका है, 1.09 1.26 तक जा चुका है। इवन जापान के अंदर में मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है आज के समय पर, और जो जन्म लेने वालों की संख्या है वो कम देखने को मिल जाती है। तो ये पॉपुलेशन क्राइसिस है। हालांकि भारत के अंदर भी कुछ हिस्सों में, मैं ये नहीं कहूँगा ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि अगर हम देखेंगे नदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन अभी भी है और मेंटेन है, लेकिन अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, रिसेंटली आपको बयान याद होगा चंद्रबाबू नायडू का, मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, तमिलनाडु का केस पढ़ा है ना, MK स्टालिन का स्टेटमेंट, वो सब चाहते हैं पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि सदर्न स्टेट्स में दोस्तों पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, नदर्न स्टेट्स में फिर भी यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी, लेकिन आने वाले समय पर ये पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो सकती है, और पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। और अभी तो हम जिस तरीके से साउथ कोरिया ने एक डेवलपमेंट को हासिल किया, जिस तरीके से उनकी ग्रोथ रही है, अलग अलग इंडेक्सेस में नाम रहे हैं, वैसा इंडिया अभी अचीव नहीं कर पाया है। उस तरीके की GDP ग्रोथ हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं, और उससे पहले हम नहीं चाहते इस तरीके का पॉपुलेशन क्राइसिस हमको फेस करना पड़े। कम से कम यहाँ पर इकोनॉमिकली हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा ऐसे सिनेरियोज को फेस करने से पहले, या फिर अपनी पॉपुलेशन को वही जो स्टेबल फर्टिलिटी रेट है 2.1 का, वहाँ पे मेंटेन करके चलना होगा। आई होप आपको ये इशू समझ में आ चुका है। आने वाले समय पर बहुत चर्चाएं होंगी, और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले जो मेंस क्वेश्चंस हैं वहाँ पर भी आपको पॉपुलेशन क्राइसिस को लेकर सवाल देखने को मिले। चलिए आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपने देखा इतनी सारी डिटेल्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई हैं, वो सब डिटेल्स आपको एक सिंपल से PDF में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा PDF आपको मिल जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, एक ऐसा ग्रुप आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा जहाँ पे करंट अफेयर का सभी कंटेंट अवेलेबल होगा, और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इतने सारे PDF स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरेज का इशू आपको फेस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस ग्रुप में ढेर सारे PDF अवेलेबल हैं, डेट वाइज पड़े हैं, किसी भी तारीख का PDF उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। कोई टॉपिक बहुत पुराना हो चुका है, 5 महीने पुराना हो चुका है, उसको सर्च करके पढ़ना है, कितने PDF खोलोगे, कब तक याद करने की कोशिश करोगे किस PDF में है, सीधा सर्च करोगे, टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, उसको पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेड PDFs खोल सकते हो। ये सब दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है इस ग्रुप के अंदर में। और ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499, और ये आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना है, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी यार एक काम ज़रूर से क्या करो, चैनल के ऊपर में जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लेना, और वीडियो के ऊपर में जो लाइक का बटन है उसको भी प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलते चलें। ठीक है, चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में, चाहे वो इंटरनेशनल एडिशन हो या वो डेली एडिशन हो, आपके सामने जो चल रहा है यह है डेली एडिशन। तो इसके पेज नंबर 1 पे आर्टिकल प्रेजेंट है, इंडिया चाइना दोनों अपने रिलेशंस को करंट समय पर इम्प्रूव कर रहे हैं। ये बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर साहब जी ने मेंशन की है। देखो हुआ क्या है, हम रिसेंटली देख रहे थे कि ब्रिक्स का समिट होता है रशिया के अंदर में, और उस ब्रिक्स समिट के बाद में इंडिया चाइना के जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे, स्पेशली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तो उस बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया। क्योंकि आज अगर हम देखते हैं, ये बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुआ था साल 2020 में, ठीक है, कोविड वाले ईयर में। तो जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये है LAC।
एलएसी के इधर वाला जो हिस्सा है दोस्तों, यह है अक्साई चीन वाला हिस्सा, जिसको चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगल तरीके से, है भारत का हिस्सा ये। उसी प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यह है हमारा एलओसी, दैट इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके ऊपर जो ये वाला हिस्सा है, इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाई कर रखा है लीगल तरीके से, लेकिन ये भारत की टेरिटरी है। इस वजह से मैप जो हम ड्रॉ करते हैं, पीओके अक्साई चीन दोनों इंडिया के अंदर में ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी है। अगर हम एविडेंसेस भी देखते हैं, अपना हिस्ट्री देखते हैं उसके हिसाब से। लेकिन हुआ क्या है, चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जाया है, फिर उसके बाद वो हमारी टेरिटरी में एंटर करते हैं, एलएसी को भी क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रीजन आपको नजर आएंगे, एक है देमचोक, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, फिर है एक है देपसंग, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये देमचोक हो या देपसंग हो, या फिर कह सकते हैं कि ये दौलत बेग ओल्दी हो, ये वो पर्टिकुलर टेरिटरीज हैं जहाँ पर चाइनीज़ सोल्जर्स ने घुसने की कोशिश की, इंडिया के अंदर में अपने कैंप वगैरह लगाए और बॉर्डर पर विवाद चलने लगा। ठीक है, इंडियन सोल्जर्स चाइनीज सोल्जर्स आमने सामने हो गए, है ना, एक स्टैंड ऑफ चलने लगा। नाउ फाइनली यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या किया गया है, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को अंजाम दिया गया है, यानी कि इस एरिया को खाली कर दिया गया है। चाइना पीछे हट गया है, भारत इधर से पीछे हट गया है, तो बॉर्डर के ऊपर में शांति बना ली गई है। यानी जो डी एस्केलेशन प्रोसेस है उसको अपनाया गया देमचोक और देपसंग में। लेकिन हम चाहते हैं पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक ऐसा अग्रीमेंट साइन कर लें कि बिल्कुल शांति बन जाए, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा सोल्यूशन यही हो सकता है कि एक प्रॉपर टेरिटरी को डिफाइन किया जाए बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एलएसी को यहाँ पर जिस तरीके से डिफाइन करना है वो डिफाइन किया जाए, और उसके बाद में किसी भी प्रकार का बॉर्डर डिस्प्यूट भविष्य में ना हो, इस चीज़ को यहाँ पर इंश्योर करना होगा। फिर इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एस जयशंकर साहब मेंशन करते हैं कि देखिए, हम लगातार इस मामले में क्लियर हैं कि अभी तो आपने कुछ टेरिटरीज खाली की हैं, बाकी हमारा मेन पर्पज़ है कि हम पूरी तरह से शांति को रिस्टोर करेंगे, और रिलेशनशिप तभी आगे बढ़ेगी और ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ेगी जैसे जैसे आप बॉर्डर के ऊपर में शांति बनाएंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंडिया उनकी टेरिटरी में नहीं घुसा था, वो हमारी टेरिटरी में एंटर करे थे। तो ये बात दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन की गई है। अब देखिए, एग्जामिनेशन में इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस आपको पढ़ा चुका हूँ, बॉर्डर डिस्प्यूट क्या चल रहा है वो समझा चुका हूँ, इतने डिटेल से बहुत कुछ कवर किया गया है। पार्लियामेंट के सेशन में इस मुद्दे को उठाया गया, जिस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ कवरेज में बना हुआ है। दैट इज़ वाई हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, अदरवाइज़ आपको कुछ भी यहाँ पे कवर करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे आता है। फिर दोस्तों आप देखेंगे आज के एडिटोरियल सेक्शन को। आज का एडिटोरियल सेक्शन इंटरेस्टिंग है, चाहे आप कोई सा भी एडिटोरियल उठा के देख लो, सारे के सारे एक ही थीम के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, और वो थीम है COP29। तो COP29 आपको पता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग है जो रिसेंटली अज़रबैजान के बाकू में कंडक्ट की गई है। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज मैं आपको पूरा क्रक्स प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि चाहे आप चारों एडिटोरियल देख लो, चारों के चारों इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अब चारों को अलग अलग पढ़ के तो कुछ मिलेगा नहीं आपको। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं आप, एक चीज़ फ़ायदा हो सकता है, वो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब की एक समरी प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको एक क्रक्स दे रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 मीटिंग में एग्जैक्टली हुआ क्या, इसके आउटकम्स क्या निकल कर आए, इसके पॉजिटिव आउटकम क्या है, इसमें खामियां क्या रहीं, इंडिया का प्रॉपर इनिशिएटिव क्या रहा, ये जानना ज़रूरी है। एग्जाम में क्वेश्चन बना तो सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का एनालिसिस करिए। जैसे एक बार क्वेश्चन इस प्रकार का बन चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वो। ठीक है, तो इसमें अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग एडिटोरियल में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप कुछ नोट इकट्ठा कर सकते हैं, जो आपके सामने मैंने यहाँ पे ये प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो जब बात आती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की, तो रिसेंटली वो अज़रबैजान के बाकू के अंदर में किया गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे अज़रबैजान के बारे में, तो आइए मैप में ले चलता हूँ दिखाने के लिए। ये है इंडिया, हमें चलना है कहाँ पर, अज़रबैजान। अर्मीनिया दिखाई दे रहा है, अर्मीनिया के बगल में अज़रबैजान है, अज़रबैजान से पहले बाकू दिखाई दे गया होगा आपको। ठीक है, ये है अज़रबैजान, ये है इनकी कैपिटल बाकू। यहीं पर ये पूरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 का अब की बार जो ये समिट है वो हुआ है। ठीक है, अज़रबैजान के ऊपर देखेंगे तो अज़रबैजान वैसे काफ़ी सारे कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता हुआ नज़र आएगा। बगल में इनके कैस्पियन सी दिख रहा होगा। आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में आपस में डिस्प्यूट रहता है, एक वॉर रहता है नगोर्नो काराबख नाम के रीजन को लेकर, ये पता ही है आपको, है ना। ये बेसिक डेटा है जो अक्सर पब्लिश होता रहता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग होती है ये हमेशा हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती है।
क्लाइमेट चेंज की यहाँ पे बात की जाती है ना, कि भाई किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है आज के समय पर, पोल्यूशन कितना हो रहा है, उसको रोकने की आवश्यकता है। दुनिया भर की कंट्रीज़ इसमें प्रेजेंट होती है, इंडिया भी प्रेजेंट था रिसेंटली इस मीटिंग के अंदर में। फिर वो कंट्रीज़ मिलकर आपस में प्रॉमिस करती हैं, कुछ वादे करती हैं, कसम लेती हैं कि हाँ भाई हम इस तरीके से आने वाले समय पर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। तो रिसेंटली जो ये मीटिंग हुआ है, इसको नाम दिया गया फिनांस सीओपी। यहाँ पे अब की बार हमने एक स्पेशल फोकस पैसों के ऊपर में किया है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमको पैसा प्रोवाइड करवाएं। देखो होता यहाँ पर यह है कि आज अगर हम 2024 में देखते हैं, अब खत्म हो रहा है 2024 भी, तो क्लाइमेट चेंज नो डाउट बढ़ रहा है। दिसंबर 4 हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ा करती थी आज से कई साल पहले, लेकिन आज आप देख पाएंगे इतनी ठंड नहीं है। रीज़न क्लाइमेट चेंज, और ये बिल्कुल रियल कॉन्सेप्ट है, ये आपको दिख रहा होगा। दूसरी बात, क्या ये क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन की वजह से हुआ है? जी बिल्कुल, कार्बन एमिशन की वजह से यहाँ पर जो वार्मिंग है वो इंक्रीज़ हुई है। दूसरी चीज़, क्या पोल्यूशन केवल कोई देश, कुछ ही देश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, दुनिया भर की कंट्रीज़ पोल्यूशन कर रही हैं, और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ध्यान रखना लास्ट में ईडी लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यूएसए की, या फिर जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इन्होंने भी अपने समय पर, एक समय पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्या है, बहुत सारा प्रदूषण क्या है, उसके बाद जाकर वो इस पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंचे हैं। लेकिन आज ये पोल्यूशन जब ज़्यादा हो रहा है तो इसका प्रेशर पड़ रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर में। जैसे इंडिया है, ये डेवलपिंग कंट्री है ना, ऐसे और भी बहुत सारे लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका के बहुत सारे नेशंस हैं, इनके ऊपर में प्रेशर पड़ रहा है। इनसे बोला जा रहा है भाई आप पोल्यूशन को कंट्रोल कीजिए। तो हम मना नहीं कर रहे हैं, वैसे हम कह रहे हैं ठीक है पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आप हमको सपोर्ट तो कीजिए, आप हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाइए। ऐसा नहीं है कि हम पैसा सारा का सारा लगा देंगे अपने आप के अंदर में पोल्यूशन को रोकने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बंद कर देंगे, इंडस्ट्री में नया टेक्नोलॉजी लगाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो हम पैसा अभी अपने आप को डेवलप्ड बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप क्लाइमेट चेंज को काउंटर करवाने के लिए चाहते हैं तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकती हैं। भाई आपके पास में पैसा है, आप सपोर्ट प्रोवाइड करवाइए। और इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी एक बार डिस्कशन हो चुका था, पता होगा, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट हो चुके हैं क्लाइमेट को लेकर, जहाँ पे इन सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था, बोला था कि हम क्या करेंगे, आपको हर साल $100 बिलियन तक का अमाउंट प्रोवाइड करवाएंगे। और ये $100 बिलियन का जो अमाउंट है ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर में खर्चा आएगा, ताकि डेवलपिंग कंट्री को इस प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, इनको नई नई टेक्नोलॉजी मिल सके और ये पोल्यूशन को काउंटर कर सकें। लेकिन ये जो बात डिसाइड की गई थी $100 बिलियन प्रोवाइड करवाएंगे, ये बात केवल दोस्तों ऐसी की ऐसी रह गई। इसके ऊपर में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी डेवलप्ड कंट्री ने कोई पैसा डेवलपिंग कंट्री को नहीं दिया, ठीक है। और अभी तक सिनेरियो यही चल रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि भाई हमने जो फाइनलाइजेशन पहले भी किया है उसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। नाउ अब की बार इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की मीटिंग में कुछ नए गोल सेट करे गए हैं। अब नए गोल क्या सेट करे गए? जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने डेवलप्ड कंट्री से ये बोला कि आपको हमें हर साल अब $100 बिलियन नहीं, आपको कम से कम $1.3 ट्रिलियन का अमाउंट देना होगा। कहोगे ये बहुत बड़ा अमाउंट है, जी बिल्कुल। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ ये सुन के घबरा गई, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया। इन्होंने यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री की डिमांड ही नहीं मानी, बोला कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, $1.3 ट्रिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, हम नहीं देंगे। तो मिल मिला के थोड़ा बात कहाँ पे मानी? बात दोस्तों मैनेज होती है कि डेवलप्ड कंट्री ना ही चलो $100 बिलियन देगी और ना ही $1.3 ट्रिलियन देगी, इसके बीच का कोई अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री ने ये बोला हम आपको हर साल $300 बिलियन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, 2035 में। अब इतने पर्टिकुलर ईयर तक यहाँ पे इतना अमाउंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं, $300 बिलियन देंगे हम। लेकिन इंडिया ने दोस्तों इस वाले अग्रीमेंट को कहीं ना कहीं अपोज किया है, क्योंकि भारत यहाँ पर चाहता है कि भाई हमको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिक्वायरमेंट है हम सभी डेवलपिंग कंट्री को, लेकिन ये कितना दे रहे हैं? $300 बिलियन दे रहे हैं, है ना। तो ये अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा आने वाले समय पर, और फिर उसके बाद में आप हमारे ऊपर बाद में प्रेशर भी डालेंगे। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है ये अमाउंट दे देंगे, डिसाइड तो पहले भी हुआ था, अभी भी डिसाइड हो चुका है, लेकिन ये दिया कब जाएगा वो आगे टाइम ही बताने वाला है, ठीक है। 2035 तक ये अमाउंट देने की बात कर रहे हैं। तो अब की बार ये जो गोल रखा गया है ना, आपने देखा होगा सभी जगह पर एक वर्ड आजकल न्यूज़ में है, वो है NCQG। NCQG का मतलब है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। जो क्लाइमेट को लेकर पैसा खर्च जाएगा उसकी बात करी जा रही है यहाँ पर।
तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने यहाँ पर गोल सेट कर लिया है कि हम आपको 2035 तक यानी डेवलपिंग कंट्री को $300 बिलियन पर्टिकुलर ईयर में प्रोवाइड करवाएंगे। जबकि पहले ये डिसाइड हुआ था $100 बिलियन देंगे, तो पहले तो ये बात इन्होंने मानी भी नहीं। इस बार ये $300 बिलियन देने को तैयार तो हैं, लेकिन वो देखा जाएगा आगे देंगे या नहीं देंगे। और पता है इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, वो प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। यहाँ पर केस में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। लेकिन दूसरी ही साइड अगर आप देखेंगे, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की मीटिंग में भारत के बहुत सारे इनिशिएटिव रहे। इंडिया ने जो लेड आईटी मेंबर मीटिंग है इसको को होस्ट किया स्वीडन के अंदर में। उसके अलावा दोस्तों भारत ने सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की बात की है। इंडिया ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके माध्यम से यहाँ पर सोलर एनर्जी को प्रमोट करने की बात की है। बोला है 2050 तक आने वाले समय पर दुनिया में जितना भी सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उसको 20 गुना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आज कोयले से बना रहे हैं, कोयले से ना बनाकर हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा उपयोग करें। फिर इंडिया ने दोस्तों डिज़ास्टर रेजिलेंट को लेकर एक बड़ा सपोर्ट किया है। जो डिज़ास्टर्स आते हैं है ना, उससे हम कैसे लड़ सकते हैं उसका मुद्दा यहाँ पे उठाया है इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की मीटिंग में। तो ये आप देख पा रहे हैं कि आजकल COP29 के अंदर में क्या क्या होता है। अब ये सुनिए इसके पॉजिटिव आउटकम क्या निकल कर आए, है ना। यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें भी बनकर आई इस मीटिंग के अंदर में, क्योंकि हर साल ये एनुअल मीटिंग होती है। तो इस बार सबसे अच्छी चीज़ ये निकल कर आई कि हाँ, डेवलपिंग कंट्री को पैसा मिलेगा और पैसा पहले से बढ़कर मिलेगा। पहले तो यहाँ पर $100 बिलियन इन्होंने डिसाइड किया था। अब चलो कुछ तो अमाउंट बढ़ाया, $300 बिलियन देंगे 2035 तक, 2035 तक ये $300 बिलियन प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरा, कार्बन मार्केट मैकेनिज्म यहाँ पर तैयार किया गया है ना, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कार्बन क्रेडिट है उसका ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो पोल्यूशन है, कुछ कंपनीज़ के पास में, कुछ कंट्रीज़ के पास में क्रेडिट है, तो वो क्रेडिट इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, उससे पैसा कमा सकते हैं। अगर उन्होंने पोल्यूशन कम किया है तो उसके फ़ायदे मिलेंगे उनको, ये सिंपल सी बात है। फिर एक और आउटकम है, अब की बार दोस्तों नेशनल एडेप्टेशन प्लान के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया है। ठीक है, एक ऐसा प्लान जिसको रिसेंटली इसी मीटिंग के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया, जहाँ पे मेन पर्पस क्या है कि भाई क्लाइमेट जितना भी यहाँ पर चेंज हो रहा है उसको लेकर यहाँ पे काम करना, स्पेशली जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको लेकर, है ना। फिर मतलब ये जो क्लाइमेट एडेप्टेशन है इसको एड्रेस करना, इस प्रॉब्लम से लड़ने की बात करना, क्योंकि असर कहाँ पे हो रहा है, जितने भी बड़े देश हैं वो पोल्यूशन आज भी कर रहे हैं, लेकिन इसका जो भुगतान भरना पड़ रहा है या समस्याएं जो सबसे ज़्यादा हो रही हैं वो गरीब देशों के ऊपर में असर पड़ रहा है, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स के बारे में बात की गई, एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाएगी, हम कहाँ तक पहुँच गए, किस तरीके से यहाँ पे प्रोग्रेस किया जा रहा है, जो भी डिसीजन लिए हैं वो सब इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम है, बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, यानी खामियां भी नज़र आई हैं दोस्तों। सबसे पहली खामी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की मीटिंग में क्या है, वो है इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग। भले ही यहाँ पर $300 बिलियन की देने की बात की गई हो कि 2035 तक ये हर साल प्रोवाइड करवाएंगे इतना अमाउंट, ये अमाउंट बहुत कम है आज के हिसाब से, ये बोला जा रहा है। क्योंकि जब हम बात कर रहे थे, डिमांड कितनी की थी, हमने इन सब देशों से डिमांड की थी आप $1.3 ट्रिलियन प्रोवाइड करवाएंगे हर साल। इतने पैसों की ज़रूरत है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तभी वो पोल्यूशन से लड़ पाएंगी। आप दे कितना रहे हैं, केवल $300 बिलियन। लेकिन ये हमने एज अ ग्रांट मांगा है। अब सुनिएगा, ये बहुत मेन पॉइंट है, हमने इसको एज अ ग्रांट मांगा है। ग्रांट क्या होता है, आपने पैसा दे दिया एक बार सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद आप वापस नहीं लेंगे। लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ये हमको एज अ ग्रांट प्रोवाइड नहीं करवा रही है, एज अ लोन प्रोवाइड करवा रही हैं। लोन मतलब हमको ये लोन दे रही है उल्टा। अब लोन देंगी तो उसके बदले में ये पैसा लेंगे भी वापस, और उसके ऊपर ब्याज भी लेंगे, इंटरेस्ट भी लेंगे। तो इससे जो डेवलपिंग नेशन है वो यहाँ पर और आगे बढ़ने के बजाय और कर्जे में दबते हुए नजर आ जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है दोस्तों, और ऐसा पहले भी हुआ है। $100 बिलियन देने की जब बात हुई थी तो ये देश बोल रहे थे कि हम एज अ लोन आपको प्रोवाइड करवा देंगे, कितना भी ले लो। तो लोन तो हम कहीं और से भी ले सकते हैं, लोन ही लेना होता। तो यहाँ पे ग्रांट्स की रिक्वायरमेंट है, एक ऐसे अमाउंट की जिसका हम यूज़ कर सकें, हमें उसका कोई रिटर्न नहीं करना है, समझ रहे, उसका कोई बर्डन नहीं होगा हमारे ऊपर। फिर उसके बाद एक और सबसे बड़ी समस्या इस मीटिंग में क्या आई है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दोस्तों, इस बार इसके ऊपर कोई बातचीत ही नहीं हुई। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 की मीटिंग हुई थी दुबई में, तब फॉसिल फ्यूल्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, कोयले को लेकर, कच्चे तेल को लेकर। इस बार कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो आप एक तरफ पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं, आपने फॉसिल फ्यूल पे कोई बातचीत नहीं की, तो क्या मैटर निकल कर आएगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, ना ही कोई ये बातचीत हुई है कि हमें कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। तो टेम्परेचर कितना भी बढ़े,
तो ऐसे ही दोस्तों कोई ज़्यादा ठोस बातचीत अब की बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 में नहीं हुई है। अगर इसके कोई पॉजिटिव आउटकम है, $300 बिलियन देंगे, तो वो इसका एक शॉर्ट कमिंग भी है दोस्तों, कि वो अमाउंट कम भी है। तो अगर हम कुल मिला के एक प्रॉपर क्रक्स निकालें, तो इस मीटिंग में कोई ज़्यादा बातचीत या ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है किसी का इस क्लाइमेट चेंज को लेकर। ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इन हर एक आर्टिकल में इसी बात के ऊपर में जोर दिया गया है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से बता दिया कि क्या चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, वो भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के मीटिंग के बारे में। तो ये सीओपी होती क्या है, ये आपको पता चल चुका है। इससे पहले, क्योंकि ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की मीटिंग, तो 29 से पहले 28 वाली मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, याद रखिएगा, वो हुई थी दुबई के अंदर में 2023 में। और उससे पहले अगर 27 वाली मीटिंग की बात करेंगे तो वो हुई थी इजिप्ट के अंदर शर्म एल शेख में। ठीक है, अब 27, 28, 29 कहाँ पे हो रही है, अजरबैजान के बाकू में। अब आने वाला जो यानी 2025 का मीटिंग होगा वो कहाँ पे हो सकता है, तो दोस्तों ब्राज़ील के बारे में बताया जा रहा है। ब्राज़ील जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 को होस्ट करेगा, और आगे की तैयारी अभी से यहाँ पे शुरू कर दी गई है, और अभी मतलब कोई ज़्यादा डिसीजन एक्शंस लिए नहीं गए हैं। अब एक चीज़ और याद रखिए, हम लोग जब बात करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल की, क्लाइमेट चेंज में पैसा चाहिए, कितना चाहिए, लगभग कितना चाहिए होगा, एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, उस रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको कुछ डिटेल शेयर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा याद रखिएगा और इस डिटेल को थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं, कहीं पर भी आप एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, एसए पेपर में, एथिक्स के पेपर में। 2021 में रिपोर्ट आती है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की। उन्होंने ये बोला कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री है इनको कम से कम $6 ट्रिलियन हर साल चाहिए 2030 तक, तभी वो क्लाइमेट एक्शन प्लान्स के ऊपर में काम कर पाएंगे। $6 ट्रिलियन हर साल चाहिए होगा, इतना बड़ा अमाउंट हमें रिक्वायरमेंट है, और हमको दे कितना रहे हैं, $300 बिलियन, वो भी एज अ लोन प्रोवाइड करवाएंगे। कैसे प्रोवाइड करवाएंगे वो जाने। फिर जो फाइनल एग्रीमेंट होता है शर्म एल शेख में, क्योंकि मैंने आपको बताया इससे पहले जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 हुआ था वो शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था। वहाँ पे ये बोला गया कि हमें 2050 तक 4 से लेकर $6 ट्रिलियन एनुअली चाहिए होगा, अगर हमें यहाँ पर ये जो कार्बन एमिशन है इसको कंट्रोल करना है। तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, कुछ भी कर लो, हमको लगभग $6 ट्रिलियन के आसपास हर साल चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तभी जाके वो इस क्लाइमेट चेंज के प्रति एक्शन ले पाएंगी। अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकते, क्लाइमेट चेंज आगे बढ़ता ही रहने वाला है। ये चीज़ ध्यान में रखने की है। आगे आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 2 क्वेश्चन हैं, एक 2017 में पूछा गया था और एक 2021 में पूछा गया था। दोनों में से कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्पेशल फोकस क्लाइमेट चेंज पे रखा गया है, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग भी सारी की सारी क्लाइमेट चेंज पे बात कर रही हैं। तो क्लाइमेट चेंज एक दुनिया की समस्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम है। इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का वो बताना है, कैसे हिमालयन और जो कोस्टल स्टेट्स हैं भारत के वो अफेक्ट हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज से वो बताना है। तो 2017 का क्वेश्चन है, चाहो तो इसको अटेम्प्ट कर लेना, या 2021 का ये क्वेश्चन है। 2021 में ये पूछा गया, देखो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सीधा एक सवाल पूछ लिया गया कि बताइए जो 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का समिट हुआ था उसमें क्या क्या डिस्कशंस करे गए, भारत ने क्या कमिटमेंट किया है, सीधा एक एनालिसिस पूछ लिया। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 वाला सेशन कहाँ पे हुआ था, याद होगा आपको, ग्लासगो के अंदर में, यूके के अंदर में वो समिट को देखने को मिला था, वो समिट होस्ट किया था यूके ने। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया गया सीधा। अब चाहो तो इस क्वेश्चन को चेंज कर लो, अब 26 वाला तो पूछेगा नहीं, अब आपसे पूछेगा 29 वाला, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि बताइए 29 का जो सेशन, 29 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का सेशन हुआ है, इसमें क्या क्या कमिटमेंट्स करे हैं दुनिया भर के देशों ने, इंडिया का क्या कमिटमेंट है इस कॉन्फ्रेंस में, बताइए। अब इसको लिखना है। एक अच्छा सा आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फायदे होंगे, आपको भी, सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। आपके आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो मतलब दूसरे के आंसर में कोई मिस्टेक है आप बता सकते हैं, यहाँ पर गलतियाँ हैं, तो इस हिसाब से कोऑपरेटिव में भी वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है, आप भी ज़रूर से उसका हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगली जो खबर है दोस्तों ये पेज नंबर 10 पे प्रेजेंट है, यानी एडिटोरियल के बाद वाला पेज, यानी बोलें तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज। 2 आर्टिकल हैं यहाँ पर, एक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, वो भी बताऊंगा। फिर एक है दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को लेकर।
ये भी डिस्कस करेंगे। तो ये जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के लिए रेलिवेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्डनिंग पावर को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। अब ये पार्डनिंग पावर बेसिकली यूएसए की वजह से न्यूज़ में आया है, क्योंकि करंट समय पर वैसे अगर हम देखेंगे तो अभी नवंबर के महीने में यूएसए में नए इलेक्शंस हो चुके हैं और उस इलेक्शन में डिसाइड हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं या प्रेसिडेंट बन चुके हैं। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद में जब वो ऑफिस संभालेंगे तो वो 2025 जनवरी के महीने में ही संभालेंगे। ठीक है, तो इससे पहले अभी जो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड चल रहा है इसमें जो बाइडन ही यूएसए के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो बाइडन के पास में पावर है, क्योंकि वो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, तो उनके पास में पावर है, किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, किसी अपराधी को क्षमा कर सकते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति के पास में पावर होती है, गवर्नर के पास में पावर होती है, वैसे यूएसए के प्रेसिडेंट के पास भी पार्डनिंग पावर होती है। पार्डनिंग मतलब क्षमा करने की ताकत। तो रिसेंटली क्या हुआ, जो बाइडन ने एक अनकंडीशनल क्षमा कर दिया अपने बेटे को, हंटर बाइडन को। जो बाइडन के बेटे का नाम है हंटर बाइडन। अब हंटर बाइडन के ऊपर में कई सारे एलिगेशंस लगे हैं। वो मुजरिम साबित हुआ है गन कन्विक्शंस में, फेडरल टैक्स के मामले में यहाँ पे मुजरिम साबित हुआ है। माफ़ कर दिया क्योंकि जाने का समय आ रहा है एंड वक्त में, तो जो बाइडन ने अपनी प्रेसिडेंशियल पावर का इस्तेमाल करके अपने बेटे को माफ़ कर दिया। समझ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर ये पूरा मामला उठाया है और ऐसे हर कोई प्रेसिडेंट कर रहा है। ऐसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी यहाँ पे अपने सन इन लॉज के फादर को 2020 में इस तरीके से पार्डन कर दिया था। ऐसे बहुत सारे केसेस रिसेंट समय पर देखने को मिले हैं। लेकिन हम ये यूएसए की पावर जान के क्या करेंगे, हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सीधा आपसे इंडिया के पावर के बारे में पूछा जाएगा कि यूएसए के प्रेसिडेंट के पास में क्षमा करने की ताकत है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन क्या भारत के प्रेसिडेंट के पास में क्षमा करने की ताकत है? किसी को अपराधी घोषित कर दिया है तो, या फिर किसी को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, मृत्यु दंड तक को क्षमा करने की ताकत है दोस्तों इंडिया के प्रेसिडेंट के पास में। वो ताकत मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 72 के बारे में, तो आर्टिकल 72 भारत के राष्ट्रपति को ताकत देता है क्षमा करने की, और आर्टिकल 161 इंडिया के गवर्नर को ताकत देता है, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनको ये ताकत देता है क्षमा करने की। देखिए पॉलिटी का एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाला हूँ, याद रखिएगा, लक्ष्मीकांत का हिस्सा है आपका ये। ठीक है, तो पार्डन पावर्स कहाँ पर हैं ज़रा सुनिए। जैसे आप देखते हैं दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी तरीके से आप देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होते हैं प्रेसिडेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट के पास में उसी प्रकार से होते हैं गवर्नर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता है चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, है ना। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में प्रेसिडेंट है, उसी प्रकार से स्टेट के पास गवर्नर है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास में ये पार्डनिंग पावर्स होती हैं, क्षमा करने की ताकत होती है। ये ताकत इनको कहाँ से मिली? जो हमारे देश के राष्ट्रपति को ये ताकत मिलती है वो आर्टिकल 72 से मिलती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72। ये हमारे प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो किसी भी अपराधी को पार्डन कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं पूरी तरह से, कोई आरोप नहीं है उसके ऊपर, छोड़ दो उसे, अब बाहर घूमेगा वो आराम से। पार्डन कर सकते हैं या रेमिट कर सकते हैं या कम्यूट कर सकते हैं, ठीक है, या रेस्पाइट कर सकते हैं या रेमिशन कर सकते हैं या रेप्रीव कर सकते हैं। इन सब टर्म्स का मतलब अलग अलग है। मैं आपको समझा देता हूं पहले इन टर्म्स का मतलब, ताकि आपको एक क्लैरिटी जो है ना वो स्ट्रांग वाली मिले, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाना फिर कोई काम होगा नहीं। ठीक है, पार्डन का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसको मुजरिम साबित किया गया था, वो कॉन्विक्ट साबित हुआ था, उसके उस सारे जुर्म को ख़त्म कर देना, उसको जो सज़ा मिली है उसको रिमूव कर देना, उसके ऊपर से जो कॉन्विक्शन का चार्ज है वो हटा देना, उसको हर तरीके की पनिशमेंट से फ्री कर देना, तो उसको बोलते हैं पार्डन। फिर होता है एक कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति को सज़ा मिली है बहुत बड़ी, उसकी सज़ा को कम कर देना। मान लो 50 साल की सज़ा थी, कम करके 5 साल की कर दी, 10 साल की कर दी, ठीक है, तो बड़ी सज़ा को लाइटर वन से रिप्लेस कर देना, उसको बोलते हैं कम्यूटेशन। ये वाली पावर भी प्रेसिडेंट के पास में है। फिर बात आती है रेमिशन की। रेमिशन में क्या होता है, सेंटेंस पीरियड को रिड्यूस कर दिया जाता है विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर। यानी जो सज़ा है, सज़ा में जो सज़ा दी गई है वो सज़ा वैसी रहेगी, लेकिन जो टाइम पीरियड था वो यहाँ पर चेंज कर दिया जाएगा। अगेन जैसे मैंने ऊपर बताया था वैसे इस तरीके से आप देख पाएंगे, सज़ा जो दी गई है, बड़ी सज़ा दी गई है, वो ऐसी, उसका नेचर वैसे रहने वाला है, लेकिन जो टाइम था कि हाँ भाई इसको ये सज़ा मिली है 20 साल के लिए, वो कम कर देंगे। फिर बात आती है रेस्पाइट की। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, रेस्पाइट में अगर हम देखेंगे कि मान लो उस व्यक्ति का नेचर देखा जाता है, वो फिजिकली डिसेबल है या एक महिला है वो प्रेगनेंसी के स्टेज से गुजर रही है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, उनकी सज़ा में रेस्पाइट वाला पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, सज़ा को कम कर सकते हैं।
फिर बात आती है रिप्रीव की। रिप्रीव क्या होता है? टेम्पररी बेसिस पे रोक लगा देना। मतलब एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पर मौत की सज़ा सुना दी गई है, टेम्पररी बेसिस पे उसके ऊपर रोक लगा दी कि भाई यहाँ पर थोड़ा समय मिल जाएगा, है ना। कह सकते हैं कि क्षमा करने को लेकर बातचीत हो जाएगी या उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी, देखा जाएगा कि क्या मामला निकल कर आता है। समझ रहे हैं? तो थोड़ा मांग कर ली जाती है क्षमा वगैरह देने के लिए, तो टेम्पररी रोक लगाना वो आपका रेप्रीव हो गया। ये सब पावर्स होती हैं किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में। तो किसी भी मुजरिम के साथ में वो ये सब पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली कौन सा मुजरिम? देखो, किसी को पनिशमेंट मिला है कोर्ट मार्शल के साइड से। कोर्ट मार्शल जो तैयार किया गया मिलिट्री में जो पर्सनल्स काम कर रहे हैं उनके लिए ये होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सभी के लिए लॉ है। तो मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास में ऐसा नहीं है सारी पावर्स हैं, उनके जो एक्शंस होंगे उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो कोर्ट मार्शल यहाँ पे उनके अपराधों को चेक करता है। तो अगर कोर्ट मार्शल के माध्यम से किसी मिलिट्री पर्सनल को सज़ा मिली है तो उसको भी दोस्तों यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं अपने आर्टिकल 72 के पावर से क्षमा कर सकते हैं। क्षमा इस तरीके से अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। और सबसे बड़ी पावर जो हमारे प्रेसिडेंट के पास में है, इसको नोट डाउन कर लेना, वो है कैपिटल पनिशमेंट को भी सॉल्व कर देना या क्षमा कर देना। किसी इंसान को डेथ सेंटेंस दे दिया है, मृत्यु दंड मिल चुका है, मृत्यु दंड को भी रोक सकते हैं प्रेसिडेंट। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास में आर्टिकल 72 के पास में से। ठीक है, तो ये जो कॉन्विक्शन है दोस्तों, ये स्पेशली उन सब ऑफेंसेस के लिए जो यूनियन लॉज के अंदर में आता है। तो इन सब में प्रेसिडेंट के पास में ये सारी पावर्स आ जाती हैं। अब ये क्वेश्चन है पावर का इम्पोर्टेंस क्या है। पावर इसलिए लेकर आई गई है ताकि हो सकता है जुडिशरी में कुछ एरर हो गए हों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है किसी व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई जा रही है या दूसरी सज़ाई सुनाई जा रही है, पहले वो कोर्ट में ट्रायल चल चुका है, उसके बाद ही तो आया है वो। तो हो सकता है जुडिशियल वे में थोड़े बहुत गलतियां हो गई हों, एरर हो गई हों, तो उसके सुधार के लिए प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है आर्टिकल 72 के तहत। लेकिन इस पावर में कुछ लिमिटेशंस भी है। ऐसा नहीं है इंडिपेंडेंटली यहाँ पर प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का जब मन हुआ किसी को भी क्षमा कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो डिसीजन है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही लेना होगा। पूरी सरकार इन्वॉल्व रहेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे, तो उनके एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पावर को सपोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट अलग अलग केसेस देख चुका है। जैसे एक केस हुआ था मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया इस पावर को कि हाँ प्रेसिडेंट के पास में पावर है, ठीक है, लेकिन फेयर तरीके से प्रेसिडेंट को ये पावर का इस्तेमाल करना होगा एक न्याय देने के लिए, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। फिर एक और केस होता है केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन केस को लिख सकते हैं आप, 1988 का केस है। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर को सपोर्ट किया। इनने बोला ठीक है ये पावर ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, जुडिशरी का एक रोल होना चाहिए कि भाई इसको यहाँ पर जुडिशरी भी एक बार चेक कर सके, देख सके, ये रिव्यू कर सके कि प्रेसिडेंट ने जो डिसीजन लिया है वो संविधान के जितने भी सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके हिसाब से लिया है या नहीं लिया है। ठीक है, तो जुडिशरी रिव्यू का प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं एक केस में बोला गया। तो यह है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास में क्षमा करने की पावर्स। इस वजह से पार्डनिंग पावर एक अलग कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। ऐसे ही सिमिलर पावर हमारे गवर्नर के पास में भी होती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। गवर्नर बोले तो राज्यपाल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी में राज्यपाल बोला जाता है। तो गवर्नर जो होता है एक पर्टिकुलर स्टेट का, उसके पास में भी ये पावर है, लेकिन इसको ये पावर कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 161 के माध्यम से मिलती है। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट जितनी ताकत नहीं है, प्रेसिडेंट से थोड़ी सी कम ताकत है, क्योंकि गवर्नर क्या कर सकता है, किसी मुजरिम को पार्डन क्षमा कर सकता है, रेप्राइव, रेस्पाइट, रेमिट, सस्पेंड या उसकी सज़ा कम कर सकता है, कम्यूट कर सकता है। ठीक है, स्टेट लॉ के अंदर जो भी यहाँ पे स्टेट लॉ के हिसाब से जो भी अपराधी बना है या जिसको कॉन्विक्ट साबित किया है, उसको इस तरीके से गवर्नर माफ़ कर सकता है। तो गवर्नर माफ़ कर सकता है, यह आपने ध्यान रखना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, गवर्नर कैन सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट डेथ सेंटेंस। जैसे प्रेसिडेंट के पास में पावर थी ना कि प्रेसिडेंट पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, किसी को मृत्यु दंड मिला है क्षमा कर देंगे प्रेसिडेंट, लेकिन जो गवर्नर है उनके पास में पावर है कि वो डेथ सेंटेंस को कम कर सकते हैं, है ना, डेथ सेंटेंस को कम कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से पार्डन नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है। ठीक, जबकि प्रेसिडेंट उस डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर अब जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकते हैं, कोई कोर्ट मार्शल का केस आया है उसमें, लेकिन कोर्ट मार्शल वाला जो केस है ना, इसमें किसी को क्षमा देने की पावर गवर्नर के पास में नहीं है।
तो कुछ डिफरेंस भी हैं और इससे पता चलता है कि गवर्नर के पास में पावर है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। उतनी स्ट्रॉन्ग पावर्स नहीं हैं जितनी हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं। ठीक, चलिए फिर अगली खबर पर आते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आर्टिकल पढ़ा दिया, प्रॉपर डिटेल पढ़ा दिया, नोट्स बना कर दे दिए, और क्या चाहिए। इसी तरीके से डेली हम अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को कवर करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। अच्छा, मुझसे कल पूछ रहा था सर, कोई पूछ रहा था कि आप पहले तो नहीं बोलते थे सब्सक्राइब करने को, आप बोल रहे हैं। रीज़न ये है, मुझे यूट्यूब ने रिकमेंड किया, उन्होंने कहा कहना है कि आप बोलो अपनी ऑडियंस को कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैंने इसलिए जो वर्ड है वो बोलना शुरू किया, जिसका इम्पैक्ट मुझे 2 दिनों में दिखाई दिया। तो क्या जा रहा है बोलने में, चलिए ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको। यहाँ पे बात हो रही है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। तो देखिए, रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ चुका है। ज्ञानवापी मस्जिद का जो इशू हुआ था, याद होगा, ज्ञानवापी केस 2022 का, बहुत बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ा। रिसेंटली एक और कम्युनल वायलेंस हुआ है उत्तर प्रदेश के संभल में, जिसकी वजह से वापस से एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में बदल चुकी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सर ये जो वर्शिप एक्ट है, इसको लेकर पिटीशन कोर्ट के अंदर डाल दी गई है, भाई ये एक्ट ख़त्म कर दो, इस एक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये एक्ट कहीं ख़त्म हुआ तो इससे और ज़्यादा कम्युनल वायलेंस बढ़ जाएंगे देश के अंदर में। कैसे, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर में कई बार लोगों ने मेंशन किया है, पिटीशन डाला है कि आप भले ही एक्ट ख़त्म ना करो, लेकिन एक काम ये कर दो, इसकी जो तारीख जो आपने डिसाइड की है ना, वो चेंज कर दो। अब ये तारीख का मामला क्या है, ज़रा ये सुनिएगा। मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में समझाने वाला हूँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। अब देखो होता क्या है दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो ये पूरा कानून है, इसको लाया जाता है 1991 में। इस वजह से कई बार आप लोग यहाँ पर देखते होंगे ये वर्ड यूज़ किया जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। लाता कौन है, उस समय पर नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, तो वही यहाँ पर लेकर आते हैं। बाबरी मस्जिद का इशू हो गया था, ज्ञानवापी मॉस्क का विवाद चल रहा था, शाही ईदगाह मथुरा के अंदर में उसको लेकर विवाद चल रहा था, कम्युनल वायलेंस चल रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे वायलेंस हो रहे थे, मंदिर मस्जिद की लड़ाइयाँ थीं, जिस बेसिस पे दोस्तों ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आया गया, ताकि ऐसे जो मामले हैं या ऐसे दंगे हैं, इनको यहाँ पे रोका जा सके। और जो मैंने आपको बताया, जो अयोध्या वाला केस था, इसको इसमें से एग्जेम्प्ट कर दिया था, ठीक है। अयोध्या वाला केस इसमें कवर नहीं किया गया है 1991 वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। अब क्वेश्चन यह है कि ठीक है सर, इतना समझ में आ गया कि मंदिर मस्जिद को लेकर डिस्प्यूट थे, जिस वजह से 1991 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ये वाला कानून लेकर आई। लेकिन क्वेश्चन यह है, ये कानून क्या बोलता है। कानून को लेकर आया गया था ताकि कम्युनल हार्मनी बनाई जा सके, लोगों में एकता बनाई जा सके, डिस्प्यूट्स को रोका जा सके। लेकिन इस एक्ट ने ये बोल रखा था, इस एक्ट में सबसे बड़ी बात क्या थी, देखिए सुनिएगा। हमारा देश कब आज़ाद होता है, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, ठीक है। ये तारीख याद रखिएगा। अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। 15 अगस्त 1947 को जिस जगह पे मंदिर था, या जिस जगह पे मस्जिद था, या जिस जगह पे चर्च था, या जिस जगह पे जो भी रिलीजियस प्लेसेस थी, वो आगे भविष्य में ऐसी ही रहेगी, भले ही उसका इतिहास क्यों ना कुछ भी हो। यानी कहने का मतलब 15 अगस्त से पहले मान लो कोई वो मंदिर था जिसको तोड़ के मॉस्क बना दिया गया, मस्जिद बना दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर वो 15 अगस्त वाली तारीख में उस जगह पे मस्जिद बना हुआ है, तो वो मस्जिद ही रहेगा, मॉस्क ही बना रहेगा, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। ये दोस्तों यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में बोल दिया गया। जिस दिन देश आज़ाद हुआ, उस दिन जो भी रिलीजियस प्लेस जैसी बनी हुई है, वो मस्ट रिमेन अनचेंज रहेगी, उसका स्टेटस आप चेंज नहीं करेंगे, इतिहास चाहे उसका कुछ भी हो, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही थी, कोर्ट में केसेस चल रहे थे कि इस मंदिर को हटा के यहाँ पे मस्जिद बनाया गया है, सारे के सारे जो मामले हैं, सारे कन्वर्जन्स के मामले टर्मिनेट हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि आ गया नया कानून। अब दोस्तों यहाँ पे बोला गया 15 अगस्त को जो चीज़ थी वो वैसी ही रहने वाली है, जिस वजह से मामले को शांत करने के लिए या कम्युनल हार्मनी बनाने के लिए कॉन्सेप्ट अपनाया गया। और इसी एक्ट के सेक्शन 5 में अयोध्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला जो मामला था, ये जो डिस्प्यूट था, इसको यहाँ पे अलग हटा दिया गया, इसको एक्सेप्शन में रखा गया, अपवाद में, वो इसमें कवर नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। फिर इसी के सेक्शन 6 में पेनल्टीज भी कवर की गई। ये बोला कि भाई अब ये एक्ट आ चुका है, कानून बन चुका है, जो भी व्यक्ति इसका वायलेशन करेगा, जो भी इसका उल्लंघन करेगा, उसको सजा हो सकती है 3 साल की, उसके ऊपर फाइन लग सकता है, समझ रहे हैं। तो ये मेंशन कर दिया गया। लेकिन अब क्या होता है, पिछले कुछ समय पे इसको लेकर कंसर्न्स बढ़ने लगे हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं
बहुत सारी जो रिपोर्ट्स है, बहुत सारा डेटा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे लोगों का कहना है सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारे मस्जिद को लेकर केस चल रहे हैं, ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर केस चल रहा है। अभी यहाँ पर ये जो संभल वाला केस हुआ, इस मॉस्क को लेकर केस चल रहा है कि भाई यहाँ पर ये मस्जिद की बजाय पहले मंदिर हुआ करता था, तो यहाँ पे ये जो मस्जिद बनी है मंदिर को हटा के बनी है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे मस्जिद को हटा के वापस से मंदिर बनाया जाए। इस चीज़ की लड़ाई चल रही है जो नॉर्मल है, आपको पता है, जो चल रही है आज के समय पर, और ऐसे ही केसेस बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे कंट्री के अंदर में। तो इसकी वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 चर्चाओं में आ गया। चर्चाओं में क्यों आ गया? इसको लेकर कुछ चिंताएं व्यक्त की गई हैं। चिंताएं क्या बोली गई हैं? लोगों का कहना यह है कि भाई ये जो एक्ट है इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है जुडिशियल रिव्यू का लिमिटेशन बहुत है। मतलब जुडिशरी के पास में कोई ज़्यादा पावर्स है ही नहीं इस एक्ट को लेकर। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या लोगों की साइड से बोली जा रही है वो है इसकी कट ऑफ डेट। लोगों ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस वगैरह डाली हैं और लोगों का कहना यहाँ पर यह है, आप इतिहास देखें, इतिहास के हिसाब से जो भी आपने ये डेट चुनी है 1991 की, ये गलत है। ठीक है, हम सब मानने को तैयार हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये लॉ मान लिया जाएगा, लेकिन ये डेट बदलो, डेट को और पहले लेके जाओ। आप ये कह रहे हो कि 15 अगस्त 1947 में जिस जगह पे जो भी रिलीजियस प्लेस थी वो बनी रहेगी, लेकिन लोगों ने जब इस तरीके के पिटीशन फाइल करे हैं, ये आप देख पाएंगे पिटीशन फाइल करे गए, कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, उसमें यह बोला गया ये तारीख बदल दो, ये कट ऑफ डेट कर दो 1192 यानी 1192, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो ये इस्लामिक रूल है ये एस्टेब्लिश तब हुआ जब मोहम्मद गौरी को डिफीट किया गया, मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया पृथ्वीराज चौहान जी को। तो उसके बाद यहाँ पर जो इस्लामिक रूल है वो एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी जो प्लेसेस है उनको चेंज कर दिया गया। फिर आर्टिकल में बोला जा रहा है कि ये जो कट ऑफ डेट है ये जो फिक्स होनी चाहिए वो 1192 होनी चाहिए, क्योंकि 1192 के बाद ही बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस में बदलाव करे गए, उनको चेंज किया गया, उनको हटाया गया, उनको कहीं ना कहीं मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसा आप आर्टिकल में देख पा रहे होंगे, है ना, कि 1000 ऑफ टेम्पल्स और श्राइन्स जो है उनको डैमेज किया गया, उनको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। तो तारीख आप 1192 देखें तो 1192 अगर रख दिया जाएगा तो क्या मतलब होगा? तो इस एक्ट में ये बोला जाएगा, मान लो जैसे यहाँ पे पिटीशन चल रही है तो 1192 मान लेंगे तो 1192 में जिस जगह पे जो भी रिलीजियस प्लेस थी उसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये लोगों का कहना है, जिससे क्या होगा, बहुत सारे टेम्पल्स जो है उसको रिस्टोर किया जा सकेंगे, ये लोगों का कहना है, क्योंकि मॉस्क बनने बाद में शुरू हुए थे, अदरवाइज उससे पहले बहुत सारी जगह पर टेम्पल्स ही हुआ करते थे। ठीक है, तो ये कंसर्न है, ये मामला चल रहा है आज के समय पर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही है कि ये इशू है क्या एक्चुअली में। फिर बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी आपको देखेंगे, जैसे मल्टीपल पिटीशंस इस एक्ट के अगेंस्ट में फाइल की जा चुकी हैं, और जितने पेटिशनर हैं वो हिंदूज के अलावा जैन्स, बुद्धिस्ट और सिख भी पेटिशनर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो इस तरीके से इस वाले कानून में बदलाव मांग रहे हैं, उसकी जो कट ऑफ डेट है वो चेंज करने की यहाँ पर गुहार उठा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये है दोस्तों यहाँ पे हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। चलिए आगे आते हैं उसके बाद में अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगली जो खबर है ये बात करती है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। ठीक है, अब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी वैसे आपको पता होगा, मैंने परसों ही डिस्कस की है, बहुत डिटेल से आपको पढ़ाई है, लेकिन आज एक और नया आर्टिकल पब्लिश हो गया है, पेज नंबर 11 पे प्रेजेंट है। एडिटोरियल ख़त्म किया हमने, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ख़त्म किया, फ्रंट पेज ख़त्म किया, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के बाद में अगला पेज ही ये है, जिसमें बोला गया मध्य प्रदेश के भोपाल में जो आज से 40 साल पहले गैस लीक हुआ था यूनियन कार्बाइड कंपनी से, 3 और 6 दिसंबर 1984 की बात है। 3 से 6 दिसंबर के बीच में ये गैस जो लीक हुई थी, इसकी वजह से लगभग 3787 यानी 3787 लोग इंजर्ड हुए थे। और बोला जा रहा है कि लाखों लोग ऐसे हैं जिनको, मतलब लाखों लोग इंजर्ड हुए थे। डेथ जो हुई थी वो 3787 की हुई थी। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, ये डेथ का नंबर है। जब इंजर्ड की बात होती है तो इंजर्ड दोस्तों यहाँ पे 5,58,000 से ज़्यादा लोग हुए थे इस गैस लीक की वजह से, जिसमें से यहाँ पे 4,000 के आसपास ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली डिसेबल हो गए। इतनी भयानक यहाँ पर गैस रिलीज होती है, वो कौन सी थी? MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, पढ़ाया था ना परसों मैंने, याद होगा। तो अभी दोस्तों ये मामला वापस से न्यूज़ में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत सारी डिटेल शेयर की हैं, क्योंकि ये जो यूनियन कार्बाइड प्लांट है आज भी वहीं पर प्रेजेंट है जहाँ पे पहले हुआ करता था, हालांकि बंद कर दिया गया है, लेकिन इस कार्बाइड प्लांट के आसपास हंड्रेड्स एंड टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट आज भी प्रेजेंट है।
आज भी जहरीला वेस्ट प्रेजेंट है, उसको कौन हटाएगा? वो भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, तो उसको रिमूव करना चाहिए था। आज वही वेस्ट धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर ग्राउंड वाटर जो प्रेजेंट है उसमें मिल रहा है। बारिश होती है तो उसके तहत बह कर आ जाता है, नदियों में चले जाता है। तो उस वेस्ट को मैनेज करने की आज आवश्यकता है। ये बात दोस्तों इस आर्टिकल में बोली जा रही है। इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा परसों के वीडियो में ये मैंने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया है, और जो कुछ खास लगा, मुझे अलग लगा, वो मैंने अलग से चिपका दिया है। ये जब आप पूरा आर्टिकल देखेंगे ना, एडिटोरियल देखेंगे, तो इतना पोर्शन काम का है कि भाई कौन कौन सी हार्मफुल आज के समय पर कंपाउंड्स हैं जो इस प्लांट के आसपास प्रेजेंट हैं, और वो कंपाउंड्स कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, आसपास की मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं, आसपास का ग्राउंड वाटर को बर्बाद कर रहे हैं। तो वो ध्यान रखिएगा, जैसे डिटेल में मेंशन किया है। यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि भाई ये जो प्लांट है यूनियन कार्बाइड, यहाँ पे हेक्साक्लोरोब्यूटाडीन प्रेजेंट है, और ये एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, एक ऐसा सब्सटेंस जैसे जिससे इंसान को कैंसर हो सकता है। ये सब्सटेंस अगर एक कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बींग इसको इनहेल कर ले, उसके बॉडी में चला जाए, उसके स्किन के कांटेक्ट में आ जाए, तो इससे उसको यहाँ पर कैंसर हो सकता है, उसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, किडनीज बर्बाद हो सकती हैं, ब्रेन एक्टिविटी कमज़ोर हो सकती है। दूसरी चीज़ इस प्लांट में जो प्रेजेंट है आज भी, वो है क्लोरोफॉर्म, जिसको हम लोग यहाँ पर ट्राईक्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। अब ये देखोगे तो ये भी एक हार्मफुल कंपाउंड है। ये क्या करता है, एक इंसान के सीधे ब्रेन को डैमेज कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इससे यहाँ पर जो एक एडल्ट इंसान है वो भी बेहोश हो जाता है, या अगर ज़्यादा कांटेक्ट में आ जाए ये गैस या ये हार्मफुल सब्सटेंस, तो एक इंसान की मृत्यु हो सकती है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, इस प्लांट में आज भी जो प्रेजेंट है वो हमको देखने को मिल जाती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये भी खतरनाक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक एक्यूट टॉक्सिन है, सीधा एक जहर माना जाता है, हेल्थ हैजार्ड है, एक इंसान के लिवर को डैमेज कर सकता है, उससे कैंसर हो सकता है, हमारे ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर सकता है। समझ रहे हैं? फिर चौथी जो चीज़ आती है, चौथा कंपाउंड यहाँ पर कौन सा है? चौथा जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों, वो है ट्राईक्लोरोबेंजीन, है ना। अब इसकी जब बात करते हैं तो इससे भी दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक इंसान का लिवर डैमेज हो सकता है, किडनीज डैमेज हो सकती हैं। फिर उसके बाद में कुछ आते हैं पीओपीज, दैट इज़ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अब जो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो आराम से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और बहुत सालों तक एनवायरमेंट में रुके रहते हैं, एनवायरमेंट में ही पड़े रहते हैं। स्टॉकहोम का कन्वेंशन है, उसके तहत बोला जा रहा है कि जितने भी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इससे एक इंसान में हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ती है, कैंसर बढ़ सकता है, एलर्जी हो सकती है, अगेन ब्रेन के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, इम्यून सिस्टम बर्बाद हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, पेनक्रियास में इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, और ये जितने भी कंपाउंड्स दोस्तों आज यूनियन कार्बाइड प्लांट के आसपास प्रेजेंट है, उसी चीज़ को लेकर कंसर्न दिखाया गया कि भैया वो जो टॉक्सिक वेस्ट प्रेजेंट है उसको रिमूव तो कर दो, उसको हटा तो दो। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि 1984 में जो भोपाल गैस डिजास्टर हुआ, कौन कौन से टॉक्सिन्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, और आज भी इस प्लांट के आसपास ये टॉक्सिन प्रेजेंट है, क्योंकि यूनियन कार्बाइड प्लांट एक पेस्टिसाइड प्लांट था जहाँ पे कीटनाशक वगैरह बनाया जाता था। एग्रीकल्चर में जो कीटाणु मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए काफ़ी सारे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सब केमिकल्स आज भी प्रेजेंट है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। बाकी भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया परसों डिस्कस किया है, तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल चुकी हैं ऑलरेडी, है ना। ये प्रॉपर नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ। चलिए आगे आते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं सीधा पेज नंबर 14 के ऊपर में। इंपॉर्टेंट पेज है, 2 आर्टिकल हैं, एक डिफेंस से रिलेटेड है और दूसरा यहाँ पे एनवायरमेंट से रिलेटेड है। अब ये जो यहाँ पे एनवायरमेंट वाला आर्टिकल है, ये बहुत काम का है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में डिस्कशन हो रहा है। इस पर्टिकुलर डे पे हमें भारत के अंदर में जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको बचाना होगा, ये बात यहाँ पर की जा रही है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो जानवरों की प्रजातियाँ होती हैं जो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं और बची कुची ख़त्म होने वाली है। जैसे चीता हो गए, थोड़े बहुत बच्चे हैं, वो भी ईरान में बच्चे हैं। एशियाटिक चीता की जब बात करते हैं तो ऐसी प्रजातियों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी बोला जाता है, जो एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में है, ख़त्म होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे भारत में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। एक बहुत शानदार आर्टिकल है ये, मैं कहूँगा इसको याद रखिएगा। चलिए बताता हूँ क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। देखिए, जब बात करता है दुनिया की, दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें इंडिया का लैंड एरिया देखेंगे तो केवल 2.4% के आसपास है। केवल 2.4% लैंड एरिया भारत का है पूरे दुनिया के हिसाब से, पूरे अर्थ के हिसाब से। लेकिन इस 2.4% लैंड में दुनिया की 7.8% रिकॉर्डेड स्पीशीज पाई जाती हैं।
भले ही आप कितनी छोटी ज़मीन कह लो, लेकिन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। इंडिया में वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आज भारत में 45,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं और 91,000 से ज़्यादा एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं। तो इसी चीज़ के बारे में, इसकी प्रोटेक्शन को लेकर ये मुद्दा उठाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। देखिए, एक होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो हम लोग यहाँ पर मार्च के महीने में सेलिब्रेट करते हैं। यह है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे, जो दिसंबर 4 को यहाँ पर दोस्तों सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, अब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि जो हमारे देश का रिच बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि हमारे देश में जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं, ये हमारे एनवायरमेंट को भी एक अच्छी प्रोटेक्शन देते हैं। एनवायरमेंट के लिए ज़रूरी है, ये प्राकृतिक तौर पर ज़रूरी है। ये ख़त्म हो जाएंगे, इंसान का जीवन ख़त्म हो जाएगा। प्लांट्स के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो आज ये बोला जा रहा है कि इंडिया के ने बहुत सारे काम किए हैं भारत ने इनको प्रोटेक्शन देने के लिए। आज भारत के पास में टोटल 10 बायो जोग्राफिक जोन्स हैं, जिसमें 8.58% मैमलियन स्पीशीज़ पाई जाती हैं। आज भारत में फिगर्स देखेंगे तो जो चिड़ियों की प्रजातियां हैं, 13.66% के आसपास बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, 7.91% रेप्टाइल्स हैं, 4.66% एम्फीबियंस हैं। फिर मछलियों की बात करेंगे तो 11.7% फिश की प्रजातियां हैं। प्लांट्स की बात करेंगे तो 11.8% प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्रजातियां इंडिया में देखने को मिलती हैं। आज जितने भी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, यानी ऐसी जगह जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसमें से सबसे बड़ा हॉटस्पॉट दोस्तों हमारा हिमालयन रीजन है। हिमालयाज़ हो गए, इंडो बर्मा वाला रीजन हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गए, श्रीलंका हो गया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर ये मैक्सिमम रेंजेस आपके इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो भले ही यहाँ पर आप कह सकते हैं दुनिया भर में इंडिया 2.4% का लैंड एरिया हो, लेकिन आज भारत के पास में जो वेटेज है बायोडाइवर्सिटी का, वो मैक्सिमम है। इतना वेटेज किसी दूसरे देश के पास में नहीं होगा। आज हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं पूरे दुनिया के अंदर में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश, लेकिन 65% पॉपुलेशन आज 35 साल के अंडर में है, यानी कि 35 से कम उम्र की है। इस वजह से कई बार बोला जाता है भारत एक नौजवान लोगों का देश है, यूथ कंट्री है। इंडिया की जो ग्रोथ है दोस्तों, ये लगातार हो रही है। हम कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाए हैं, ज़्यादा कोई यहाँ पर आप कह सकते हैं बूढ़े लोगों की जनसंख्या नहीं है, तो हम अभी ग्रो कर रहे हैं। तो भारत को नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वुड, टिम्बर, इतने सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। प्रीशियस मेटल, कोयला, ऐसी ढेर सारी चीज़ें चाहिए। और अब इन सब चीज़ों को निकालने के लिए हम जंगलों के अंदर बढ़ रहे हैं। उसका नुकसान हम अपने ही बायोडाइवर्सिटी को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कई बार इन जानवरों के साथ में इंसानों का संघर्ष शुरू हो जाता है। उस संघर्ष में ये जानवर इंसान को मार देगा, नहीं तो फिर यहाँ पे ये इंसान उस जानवर को मार देंगे। तो ऐसे बहुत सारी स्पीशीज़ दोस्तों खतरे में आ चुकी हैं। वो कंसर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इवन इतने खतरे में आ चुकी हैं कि आज भले ही हम कितनी प्रोटेक्शन क्यों ना प्रोवाइड करवा रहे हो, इंडिया में 73 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है। ये कोई यहाँ पर मजाक वाली बात नहीं है। 73 ऐसी प्रजातियाँ जो बहुत खतरे में हैं। खतरे में आई कैसे ये? पहली बात, अगर हम इतना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो 73, ध्यान रखना, वो प्रजातियाँ जो खत्म होने वाली हैं। ये IUCN साइट्स का डेटा यहाँ पर दिया गया है। फिर अगर हम देखेंगे तो वैसे तो ये जो स्पीशीज़ हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रही हैं। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की जब हम लोग बात करते हैं, ये डेटा अपने आप में ऊपर नीचे चेंज होता रहता है। इनमें से कुछ ऐसी प्रजातियां जो केवल भारत में पाई जाती हैं, जिसमें यहाँ पे कश्मीरी स्टैग हो गया, मालाबार लार्ज स्पॉटेड सेवेट हो गया, यानी एक बिल्ली की प्रजाति है ना। उसके अलावा यहाँ पर बारहसिंगा की प्रजाति हैं, नमदफा फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया। ऐसी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो खतरे में हैं। इसमें आपके लायन हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, ये भी खतरे में है। बर्ड्स की बात करेंगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कैसे भूल सकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या लगातार कम हो चुकी है। इंडिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में कुछ ही मात्रा में बचे हुए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आज हमें इनकी प्रोटेक्शन के ऊपर में ध्यान देना होगा। वो बेसिकली इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर डे है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। लेकिन इससे हटकर एक और डे होता है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है स्पेसिफिकली, ये यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे है, ध्यान में रखिएगा, ये हटकर है उससे। और जैसे मैंने आपको बताया, हर साल ये 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया भर में जो भी जितने जानवरों या पेड़ पौधों की प्रजातियों का कंट्रीब्यूशन है हमारे प्लैनेट्स के प्रति, उसको सेलिब्रेट करते हैं इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पे। ये जो डे है इसको 3 मार्च को चुना गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने जो साइट्स नाम की बॉडी है वो तैयार की थी। साइट्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा।
ये बेसिकली एक ऐसा एग्रीमेंट है जहाँ पे जितने भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, इनका जो इंटरनेशनल व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उसके ऊपर में रोक लगा के चलता है। ठीक है। अब दोस्तों क्या है, इस डेट को क्यों चुना गया था वो मैंने आपको बता दिया। और अभी 2023 में भी हमने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया हुआ है। तो उसमें पर जो थीम था वो था पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा मतलब खास बात नहीं है। खास बात अगर कुछ याद रखनी है तो साइट्स के बारे में याद रखिएगा। साइट्स क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो दुनिया भर की गवर्नमेंट के बीच में होता है, जहाँ पे जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, जब भी उनका इंटरनेशनल व्यापार होता है तो उस इंटरनेशनल ट्रेड में हम इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं। कोई प्रजाति जो बहुत खतरे में है उसका इंटरनेशनल व्यापार हम नहीं करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। साइट्स का जो मेन हेडक्वार्टर है, सेक्रेटेरिएट है, वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा में प्रेजेंट है। समझ गए? चलिए, अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है ये भी पेज नंबर 14 पर ही प्रेजेंट है, वही सेम पेज जहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वाला आर्टिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि यूएस ने 1.17 बिलियन डॉलर की जो डील है भारत की साइड से उसको अप्रूवल दे दिया है। और अब हम इंडिया क्या करने वाला है, MH-60R हेलीकॉप्टर्स के लिए कुछ सामान परचेज करने वाला है। देखो, जो MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स है वो इस तरीके के हेलीकॉप्टर हैं। ये ऑलरेडी हम लोगों ने यूएसए से परचेज़ किए थे, 2020 में इसको लेकर डील की थी। तो हमने 24 हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, जिसमें से 9 हेलीकॉप्टर्स ऑलरेडी भारत के पास में आ चुके हैं, कुछ और हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे आने हैं। लेकिन अब इन हेलीकॉप्टर्स को और मजबूत बनाने के लिए इसमें ढेर सारे इक्विपमेंट्स हमको लगाने हैं। तो वो इक्विपमेंट दोस्तों हम यूएसए से परचेज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यूएस की जो डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी है, इन्होंने अभी इस प्रकार का जो एक सर्टिफिकेशन है उसको डिलीवर कर दिया है। और ये बोला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की है कि लगभग 30 मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम ये परचेज करेंगे। तो ये इक्विपमेंट्स परचेज करने वाले हैं हम लोग अपने इस हेलीकॉप्टर में लगाने के लिए। इससे क्या होगा, इससे हमारे भारत की कैपेबिलिटी और ज़्यादा इंप्रूव होगी। हमारा जो यहाँ पर यह हेलीकॉप्टर है ये और अपग्रेड हो जाएगा। ये हेलीकॉप्टर स्पेशली दोस्तों ध्यान में रखिएगा, समुद्र के ऊपर में दस्तक मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख पाओगे समुद्र के ऊपर उड़ भी रहा है ना। तो दुश्मन की कोई पनडुब्बी वगैरह है उसको मार के गिराना, इसकी ताकत बनेगी। ये सब इक्विपमेंट को ऐड करने के बाद में हम इसको मतलब कोई दूसरा पकड़ नहीं सकता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इसको इतना ताकतवर बना दिया जाएगा। इस इक्विपमेंट के अलावा भी इसकी जो फैसिलिटी स्टडी है, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, इस प्रकार के और भी बहुत सारी हेल्प हम यूएसए से लेने वाले हैं इस पर्टिकुलर डील में। तो एग्ज़ाम में हेल्प क्या करेगा, तो एग्ज़ाम में ये दिखा रहा है भाई भारत और यूएसए के जो रिलेशंस है डिफेंस के पर्सपेक्टिव से वो इम्प्रूव हो रहे हैं। ठीक है, हम यूएसए से वैसे बहुत सारा सामान परचेज करते हैं लेकिन व्यापार में ऑलरेडी हम सरप्लस में रहते हैं। तो अभी ये हेलीकॉप्टर्स भी हमने अमेरिका से ही परचेज़ किया है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये MH-60R हेलीकॉप्टर्स एग्जैक्टली हैं क्या, ज़रा ये बताइए। तो सुनिए दोस्तों, ये बेसिक डिटेल याद रखिएगा। अब जो याद रखना है एग्जाम के लिए वो ये फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट हैं। तो MH-60R हेलीकॉप्टर दुनिया के मोस्ट एडवांस मैरीटाइम हेलीकॉप्टर हैं जो समुद्र के ऊपर उड़ाए जाते हैं। यूएस की नेवी का एक प्राइमरी हेलीकॉप्टर है। यूएस की नेवी अगर दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढना चाहती है जो समुद्र के अंदर में चढ़ रही है, उसके ऊपर अटैक करना चाहती है, तो ज़्यादातर इसी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करती है। तो हमने भी परचेज़ किया। और ध्यान रखिए, अमेरिका ने जो बनाया है इसको, अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, नाम सुना होगा आपने। इन्होंने यूएस के इस डिफेंस मेजर आइटम को तैयार किया है, मैन्युफैक्चर किया है। ये हेलीकॉप्टर ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, किसी भी प्रकार का क्यों ना वेदर हो आराम से उसमें ऑपरेट कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में बहुत सारे मिशंस को अंजाम देने की ताकत है, चाहे वो दुश्मन की पनडुब्बी क्यों ना उड़ानी हो, या कोई ज़मीन पे वॉरफेयर क्यों ना चल रहा हो, या कोई सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो। ठीक है, या नेवल गन फायर सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। सर्विलांस के लिए, निगरानी रखने के लिए इसमें फैसिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन करने की प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, सामान इधर से उधर ट्रैवल करवा सकता है, लोगों को ट्रांसफ़र कर सकता है। ये सब ताकत दोस्तों MH-60R हेलीकॉप्टर्स में प्रेजेंट है। इस हेलीकॉप्टर को हम बड़े बड़े जहाज़ पे रख सकते हैं, फ्रिगेट पे रख सकते हैं, डिस्ट्रॉयर पे रख सकते हैं, क्रूज़ पे रख सकते हैं, अपने जहाज़ों पे रख सकते हैं, है ना, रख के ले जा सकते हैं, फिर समुद्र के बीच में उड़ा सकते हैं। कहीं पर वाटर ऑपरेशन चलाना हो वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो भारत सरकार ने भी इसी वजह से ये 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स परचेज़ किए थे 2020 में, जिसमें से कुछ आ चुके हैं। लेकिन ये पूरा जो कंप्लीट होने वाला है प्रोजेक्ट 2025 तक होगा, तो बचे कुछ 2025 तक यहाँ पर आ पाएंगे। तो क्वेश्चन बन जाए फीचर्स के बारे में, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 267 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, रेंज 454 किलोमीटर की है। वेपन्स में टॉर्पीडो है,
एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, रॉकेट वगैरह भी लॉन्च कर सकता है, धरती पे मिसाइल दागनी हो इस हेलीकॉप्टर से दाग सकते हैं वो भी। तो ये इसके फीचर्स हैं। रडार इसके अंदर में यूज़ किया गया है ताकि मतलब और भी कई सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं, जैसे कि एडवांस एयरबोर्न एक्टिव सोनर मल्टी मोड सर्च रडार है ना, इसको ये कैरी कर सकता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। इसमें जो कुछ फ्लाइट क्रू मेंबर्स है वो हो सकते हैं 5 पैसेंजर बैठ सकते हैं। ये सब इसकी ताकत है MS-60R हेलीकॉप्टर्स की, ये इसके फीचर्स हैं। तो डिफेंस के लिए ये हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला है आने वाले समय पर। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर दोस्तों पेज नंबर 15 के ऊपर प्रेजेंट है और अगला न्यूज़ ये हमारा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि बिजनेस पेज पर प्रेजेंट है। क्या बात हो रही है, जो हमारा रुपी है दोस्तों उसकी वैल्यू थोड़ी सी गिर गई है डॉलर के कंपैरिजन में। आज दोस्तों $1 इज इक्वल्स टू 84.75 रुपीज़ जा चुका है। यानी $1 में $1 अमेरिका का $1 अगर आप लेकर आएंगे तो आप भारत से 84.75 रुपये का सामान खरीद सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं रुपये का जो करेंसी डेप्रिसिएशन है ये लोएस्ट लेवल पर जा चुका है, हमारी वैल्यू गिर रही है करेंसी की, और ये इम्पैक्ट चाइना पे भी पड़ा है। चाइना का जो युआन है उसकी वैल्यू भी गिरती हुई नजर आई है। उसके पीछे का रीज़न हो सकता है US प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी वेरियस कंट्रीज़ ये अगर डॉलर को हटाना चाहती हैं, क्योंकि ब्रिक्स का मेन पर्पज़ है डी डॉलराइजेशन, डॉलर की वैल्यू को कम करना। तो ट्रंप कहते हैं ये वार्निंग है भाई, अगर ये चाहते हैं डॉलर को ख़त्म करना, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो 100% टैरिफ लगने के बाद में इन देशों को नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया ट्रेड सरप्लस में है अमेरिका के साथ। तो भारत अगर कुछ एक्सपोर्ट करता है 100 रुपये का और उस पर डोनाल्ड ट्रंप 100% टैरिफ लगा देंगे तो वो 200 का बिकेगा, और वो टैरिफ का जो अमाउंट है जब वो इतना महंगा हो जाएगा सामान, तो वहाँ पे कोई मार्केट में परचेज करेगा नहीं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी को, हमारे ट्रेड को झटका लगेगा। ऐसे ही सिमिलर सिनेरियो देखो, टैरिफ तो लगने हैं, डोनाल्ड ट्रंप को आन दो, टैरिफ तो लगाने वाले हैं वो चाइना के गुड्स के ऊपर में भी, इंडिया के गुड्स के ऊपर में भी। हम लेकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर में टैरिफ कम से कम लगाया जाए, ठीक है, नहीं तो फिर हमको व्यापार में ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन करंट समय पे क्या हो रहा है, अभी इन्हीं सब स्टेटमेंट्स की वजह से फिर इधर से व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट आ गया, भाई लगाना चाहते हो लगाओ। व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्या हैं कि आज जो आर्टिकल बताता है हमारा रुपी जो है वो अभी डॉलर के कंपैरिजन में गिर चुका है, रुपये की वैल्यू गिर चुकी है। और आपको पता है रुपये की वैल्यू गिरना, इसको हम क्या बोलते हैं इकोनॉमी के अंदर में, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। अब आपसे पूछ लिया जाए, कहोगे ये तो हमें पता है भाई, वैल्यू गिरना डेप्रीसिएशन, लेकिन ये बताओ इस डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी पर। देखिए इम्पैक्ट दोनों पड़ सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है, लेकिन हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ने वाला है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, अच्छा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई, आपके करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर चुकी है। अब बाहर से मान लो अमेरिका से एक इंसान आया, वो $1 लेकर आता है, तो आपके देश से वो $1 में 84.75 रुपीज़ का सामान परचेज कर लेगा, ठीक है। तो अब वो सामान ज़्यादा परचेज कर पाएगा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट यही है कि भाई डेप्रिसिएशन की वजह से आपके देश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है, ठीक है। उसको लगेगा भाई अब मैं ज़्यादा सामान परचेज़ करूँगा, तो अब ज़्यादा सामान परचेज़ किया जाएगा, क्योंकि उसको ये लग रहा है मैं कम पैसा दे के ज़्यादा सामान परचेज़ कर सकता हूँ भारत से, है ना, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की जो वैल्यू है करेंसी की वो डेप्रीशिएट हो गई। तो वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई तो वो अब कम डॉलर दे के ज़्यादा सामान, ज़्यादा पैसों का सामान खरीद पाएंगे इंडिया के अंदर में, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे। लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ेगा ये तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया जा रहा है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट और बुरा है, क्योंकि इंडिया इतना एक्सपोर्ट करता ही नहीं है, भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमारे यहाँ पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाएगा। रीज़न यहाँ पर यह है कि भाई हम एक्सपोर्ट करते नहीं हैं और एक्सपोर्ट में फ़ायदा हो रहा है, हम करते हैं इंपोर्ट में होगा नुकसान। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर गई है, और पहले हम जो सामान खरीद रहे थे 83 रुपये का, आज वही सामान खरीद रहे हैं 84 रुपये का, वही सेम सामान। तो अब ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है, नहीं करनी पड़ रही है, ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ रही है। और आज इंडिया वन ऑफ द टॉप इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का, जो कच्चा तेल है वो हम परचेज करते हैं। तो पहले मान लो 100 रुपये दे रहे थे, अब यहाँ पर 105 रुपये देने पड़ रहे हैं। घाटा किसको है? हमको घाटा है, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। वहीं करेंसी की वैल्यू स्ट्रांग हो जाती तो कम पैसा देना पड़ता। समझ रहे हैं? तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन के ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमी के लिए एक रेलिवेंट टॉपिक है ये।
फिर उसके बाद एक और आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 12 के ऊपर, जहां पे बोला जा रहा है जस्टिस मनमोहन जो हैं इनको अपॉइंट कर लिया गया है एज अ सुप्रीम कोर्ट का जज। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर कह सकते हैं अपॉइंटमेंट कर दिया है। प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है, वो साइन करके उसको एज अ जज बना सकते हैं। तो अभी जस्टिस मनमोहन सुप्रीम कोर्ट के एक जज के तौर पर आ चुके हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी आने वाले समय पर कुछ और लोगों का भी रिटायरमेंट होगा तो नए नए जजेस अपॉइंटमेंट होगा। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है, कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में टोटल जज की स्ट्रेंथ कितनी है, 34। टोटल 34 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, टोटल 34 जज होते हैं। 34 में से एक तो हो गए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, सीजीआई एक नए सीजीआई बने हैं, बताओ उनका नाम क्या है। फिर बाकी यहाँ पर जो 33 होते हैं अदर जजेस होते हैं। तो टोटल 34 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में टोटल 5 मेंबर्स होता है, आपको पता है। एक होते हैं सीजीआई और बाकी होते हैं 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस। ये सब आपस में कंसल्ट करके, डिस्कशन करके, बातचीत करके क्या करते हैं, जजेस के अपॉइंटमेंट करते हैं। वो फिर जो लेटर जिसका अपॉइंटमेंट करना है वो जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास में, गवर्नमेंट के पास में, है ना, लॉ मिनिस्टर के पास में। लॉ मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे यहाँ पर कि प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट लास्ट में साइन करके अप्रूवल दे देंगे। तो इस तरीके का अपॉइंटमेंट होता है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे किसी को अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और वो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 124 क्लॉज 3 में मेंशन किया गया है। ठीक है, कि आर्टिकल 124 क्लॉज 3 जो हमारे संविधान का वो ये मेंशन करता है एक जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, आपको हाई कोर्ट के अंदर में सर्व करना ज़रूरी है, आप हाई कोर्ट के अंदर में सर्व कर चुके हो ये ज़्यादा ज़रूरी है ना, या फिर कह सकते हैं कि आप हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो 10 साल तक। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हमारे कह सकते हैं कि जो पॉलिटी के अंदर में आप पढ़ते हैं तो ये सब अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट के पास पावर कहाँ से आती है, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के माध्यम से। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ में कंसल्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो आप देख पाएंगे प्रेसिडेंट के पास में पावर आर्टिकल 124 क्लॉज 2 से यहाँ पर मिलती है। ठीक, तो वैसे तो मैं काफ़ी बार आपको पढ़ा चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं। खैर, आज इसको हम एज अ रिविजन के तौर पे देख सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।